अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, जिसमें हमारा सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। पार्ट 3 है ये सीओपीडी का। पहले के 2 पार्ट हमने डाल चुके हैं वीडियो यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक होगा, है ना, मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। सबसे पहले पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्यों करेंगे पहले वो पता होना चाहिए। सिम्टम्स को रिव्यू करना है हमें, उसके लिए करेंगे। लंग फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है और डिजीज़ प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। क्या क्या करना है, क्यों हम मेडिकल मैनेजमेंट दे रहे हैं। सिम्टम्स को रिलीव करना है, लंग फंक्शनिंग को इंप्रूव करना है, डिजीज़ प्रोग्रेशन और उसके साथ जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस को हमने प्रिवेंट करना है। इसी के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो अब इसके लिए मेडिकेशन देनी है, कौन कौन सी देंगे। सबसे पहले इनहेलर ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। नाम से ही पता लगता है, ब्रोंकाई को डायलेट करेंगे, एयरवे को साफ करेंगे और एयर फ्लो को स्मूथ कराएंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, एल्बुट्रॉल और साल्मिट्रॉल। ये कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, वो हम फार्माकोलॉजी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद रखो, मेडिकल मैनेजमेंट क्या देते हैं सीओपीडी का, एल्बुट्रॉल और साल्मेट्रॉल। दूसरा एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रोंकाई में म्यूकस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ, इन्फ्लेमेशन है तो म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ है। उस म्यूकस को कम करने के लिए, कफ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे। ये कफ के लिए नहीं लगता, लेकिन जब सिक्रीशंस कम होती है, कफ के साथ सुपुटम जो होता है वो कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से याद रखोगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम। कौन कौन सा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम, सॉरी, ठीक है। तीसरा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक्स। पेशेंट को जब अचानक से सडनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं तब हम क्या देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक्स। ये क्या करते हैं, सिम्टम्स को जो है वेरी फास्ट जो है सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, ठीक है, और एयरवे को क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स कौन से याद रखोगे, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने कहा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या याद रखोगे, एल्बुट्रॉल एंड लिवाल्बुट्रॉल, ठीक है, एल्बुट्रॉल एंड लिवाल्बुट्रॉल। देन उसके बाद इनहेलड पेशेंट इनहेल करेगा या ऑरली लेगा, कौन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सीधी सी बात है, हमें पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कराएंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड ब्यूडिसोनाइड। देन उसके बाद इंट्रावीनस इन्फ्यूजन किसका, अल्फा, चूँकि हमें पता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एक प्रोटीन होता है लिवर से सिक्रेट होता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी इसमें डेफिशिएंसी हो चुकी है। जब उसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है तो लंग्स की इलास्टिसिटी खो गई होती है ना, इलास्टिसिटी लॉस होती है, तो इसी का इंट्रावीनस इन्फ्यूजन करते हैं ताकि इसकी डेफिशिएंसी ओवरकम हो सके, ठीक है। नाउ अब देखना है यहाँ पे सर्जिकल मैनेज। इसमें क्या करते हैं, कुछ सर्जरीज करते हैं, जैसे बुलेक्टॉमी में क्या करते हैं, एक सर्जरी होती है जिसमें लार्ज ईयर सैक्स, जो कि जिनको हम बुले बोलते हैं, लार्ज ईयर सैक्स जो लार्ज हो चुके हैं, जिनको हम बुले बोलते हैं, उनको लंग से रिमूव किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज बुलेक्टॉमी। दूसरा लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, नाम से ही पता लगता है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, LVRS, ठीक है। ये सर्जरी जो है डैमेज टिश्यू को लंग्स से क्या करती है, रिमूव करती है, जिससे कि ब्रीदिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है और लाइफ की क्वालिटी भी जो है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। तीसरा लंग ट्रांसप्लांट करते एक मेजर सर्जरी होती है जो कि ब्रीदिंग को ईज बनाती है और लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाती है। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें रिस्क होता है ऑर्गन रिजेक्शन का, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में रहने नहीं देता। लंग ट्रांसप्लांट जब करेंगे तो ऑर्गन रिजेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, वीक बनाती है, ठीक है। ये हो गया इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सीओपीडी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री। मैंने कॉम्प्रहेंसिव पूरी हिस्ट्री लिखी है, हर एक में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले चीफ कंप्लेंट्स होते हैं। चीफ कंप्लेंट्स मतलब किस वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आए, होते हैं चीफ कंप्लेंट्स। इसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पेशेंट्स प्राइमरी सिम्टम्स को इसमें डॉक्यूमेंट करना होता है, जैसे डिस्निया है पेशेंट में, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कफ है या फिर वीजिंग है, इसको हमने डॉक्यूमेंट करना है। दूसरा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कोई भी अगर पेशेंट को प्रेजेंट इलनेस है, डिस्क्राइब ऑनसेट, उसका कोई भी अगर इसको प्रॉब्लम है तो उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन और सेवेरिटी, उनके सिम्टम्स जो उसमें होंगे तो वो आपने डिस्क्राइब करने इसमें, ठीक है। देन उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या करोगे, नोट प्रीवियस रेस्पिरेटरी कंडीशंस, अगर इसको पास्ट में कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन हुई है या फिर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है या मेडिकेशन है कोई भी, वो आपने जो है इसमें नोट करना है। देन उसके बाद मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या करोगे, कोई भी करंटली अगर ये मेडिकेशन ले रहा है तो वो लिखना है, उसका डोज लिखना है और कैसे ये उसको एडहेरेंस कर रहा है, कैसे ले रहा है जो पेशेंट उस मेडिकेशन को, वो लिखना है सारा, मेडिकेशन के बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। देन उसके बाद एलर्जीज, किसी भी फूड पार्टिकल से, फूड से, मेडिकेशन से एलर्जी अगर है, सेंसिटिविटी अगर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन उसके बाद सोशल हिस्ट्री में क्या लिखोगे, स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशन देखना है पेशेंट का या एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो आपने जो है इसमें एसेस करना है। देन उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में क्या करोगे, कोई भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, अगर किसी फैमिली में कोई भी इसकी फैमिली में जिसको सीओपीडी है, कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, वो आपने इसमें नोट करनी है, ठीक है।
देन उसके बाद क्या करना है, रिव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम्स, बाकी सिस्टम्स को भी आपने रिव्यू करना है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स, इनको भी आपने क्या करना है, इनको भी एसेस करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जो है आपने नोट करना है, ठीक है। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अब फिजिकल एग्जामिनेशन दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। सबसे पहले वाइटल साइन लोगे आपने, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी और ऑक्सीजन सैचुरेशन को रिकॉर्ड करना है। देन उसके बाद जनरल अपीयरेंस, एसेस पेशेंट्स ओवरऑल अपीयरेंस देखनी है पेशेंट की, उसको एसेस करना है, पोस्चर देखना है और रेस्पिरेटरी एफर्ट देखना है, कोई भी अगर एक्सटर्नल मसल्स जो हैं अगर इसमें यूज़ हो रही हैं, है ना, एक्सेसरी मसल्स जो होंगे, शोल्डर मसल्स हो गए, हमारे नेक मसल्स हो गए, अगर उनका यूज़ कर रहा है तो वो आपने जो है इसमें नोट करना है, एसेस करना है। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करनी है, इसमें क्या करोगे, चेस्ट शेप और मूवमेंट को इंस्पेक्ट करोगे, लंग साउंड्स को ऑस्कल्टेट करोगे, जिसमें आप क्या पा सकते हो, वीजिंग हो सकती है पेशेंट में, क्रैकल्स हो सकती हैं, रोंके हो सकते हैं, आपने जो है सारी चीज़ें एसेस करनी है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं क्योंकि आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। देन उसके बाद और क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट और उसके रिदम को क्या करना है, एसेस करना है, वो मॉनिटर करना है। इवैल्यूएट कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन, अगर कफ है पेशेंट में और स्पूटम प्रोडक्शन है उसको भी इवैल्यूएट करना है, फॉर फ्रीक्वेंसी सेवेरिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, ठीक है, इसका किसका, कफ का। देन उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन, इसमें क्या करोगे, हार्ट रेट और रिदम को एसेस करोगे, ऑस्कल्टेट करोगे हार्ट साउंड्स के लिए। देन उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या करोगे, कॉग्निटिव फंक्शन को इवैल्यूएट करोगे, मसल स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस को एसेस करोगे, ठीक है। देन उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में क्या करोगे, क्लबिंग देखोगे, है ना, साइनोसिस देखोगे, ब्लूइश डिस्कलरेशन, अगर स्किन में कोई भी डिस्कलरेशन हुआ है, ब्लूइश हुआ है तो आप देखोगे, या कोई भी एडिमा है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वो भी आप एसेस करोगे, ठीक है। देन दूसरा पार्ट आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपने जो है क्रिटिकल थिंकिंग करके, असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करके आपके पास डाटा आता है, उसके बाद आप डायग्नोसिस बनाते हो। पहला क्या होगा, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन म्यूकस प्रोडक्शन। दूसरा, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंपेयर्ड वेंटिलेशन एंड डिक्रीज लंग कंप्लियंस। तीसरा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्निया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये हो गई इसकी 3 नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसके लिए इन डायग्नोसिस को, ये जो प्रॉब्लम्स है पेशेंट में, इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम लेते हैं या फिर गोल्स रखते हैं। इनको ठीक करने के लिए हमने क्या, कौन कौन से गोल जो है हमने रखने इसमें, सबसे पहले पेशेंट विल मैनिफेस्ट इंप्रूव्ड ब्रीदिंग पैटर्न एंड लंग फंक्शनिंग। पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इंप्रूव हो जाएगी और उसकी लंग फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। देन उसके बाद पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट टेक्निक्स टू इंप्रूव ब्रीदिंग पैटर्न। पेशेंट वो सारे टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो कि इसकी ब्रीदिंग पैटर्न को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। देन उसके बाद पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइजिंग विथ इंप्रूव टॉलरेंस, ठीक है। पेशेंट क्या करेगा, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, उसकी मोबिलिटी एनहेंस होगी और उसकी जब वो मोबाइल होगा, एक्टिविटी करेगा कोई भी, ठीक है, तो उसमें जो है उसमें कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको डिफिकल्टी नहीं होगी ब्रीदिंग में, उसको प्रॉपर टॉलरेंस होगी, ठीक है। देन आता है नर्सिंग इंटरवेंशंस। इसमें क्या करते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशंस देते हैं गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। सबसे पहले हमारा क्या था, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये डायग्नोसिस था। इसके लिए कौन कौन सा इंटरवेंशन लोगे जिसकी वजह से इसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, इसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहला, स्मोकिंग को सीज कराओगे, चेस्ट ऑस्कल्टेशन करोगे ताकि आपको ब्रीथ साउंड्स जो है वो एसेस हो सकें। उसके बाद एनकरेज पेशेंट टू कंज्यूम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड हेल्दी डाइट। इसमें क्या करना है, आपने पेशेंट को क्या करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देने और हेल्दी डाइट के लिए एनकरेज करना है। यूज सक्शनिंग इफ सिक्रीशंस आर फाउंड, अगर सिक्रीशंस हैं चेस्ट में पेशेंट के, देन उसके बाद उसको क्या करना है, सक्शनिंग करनी है, फ्लूइड को रिमूव करना है। देन उसके बाद परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है ना, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टल ड्रेनेज टू मोबिलाइज सिक्रीशंस। इससे क्या होगा, जब आप चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हो या पोस्टल ड्रेनेज करते हो, चेस्ट जो सिक्रीशंस होती हैं वो इजीली बाहर आ जाती हैं। देन उसके बाद दूसरा डायग्नोसिस, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। इसके लिए इंटरवेंशंस कौन से लोगे, ऑब्जर्व एंड एसेस द साइंस ऑफ हाइपोक्सीमिया। आपने क्या करना है, साइंस ऑफ हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड अगर कम है तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है, उसके साइंस हो सकते हैं वो आपने जो है क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसको एसेस करना है। देन उसके बाद वाइटल साइन जो भी मैंने बताया उसको फिर से एसेस करना है। देन उसके बाद ABG एट्रियल ब्लड गैस सैंपल ऑब्टेन करना है, उसके रिजल्ट उसको एनालाइज करना है। देन उसके बाद हाई फॉलोअर्स पोजीशन देनी है पेशेंट को, इससे क्या होगा, उसकी अगर चेस्ट पेन होगी वो भी जो है उसको पेन भी रिलीव होगी और जो सिक्रीशंस है वो भी इंप्रूव हो सकती हैं, वो भी बाहर आ सकती हैं इजीली। देन उसके बाद एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स एंड अदर मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड। आपने क्या करना है, पेशेंट को जो भी प्रेस्क्राइब्ड ब्रोंकोडायलेटर्स होंगे और जो भी मेडिकेशंस होंगे प्रेस्क्राइब्ड, वो आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करने हैं। देन उसके बाद एक्टिविटी टॉलरेंस। तीसरा क्या है डायग्नोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। इसमें क्या इंटरवेंशन दोगे, आपने डेली एक्टिविटी जो है प्लान करनी है ना, डेली एक्टिविटी प्लान करनी है ताकि एनर्जी जो है वो कंजर्व हो सके। अवॉइड वाइगोरस एक्टिविटीज़। आपने वाइगोरस का एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है ताकि पेशेंट को फटीग ना हो, डिस्निया ना हो, तो ये वाइगोरस एक्टिविटीज़ आपने अवॉइड करनी है। टीच पेशेंट एक्टिव पेसिव एक्सरसाइजेस। उसके बाद क्या करनी है, पेशेंट को एक्टिव पेसिव एक्सरसाइज के लिए टीच करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक था यही, मैनेजमेंट ऑफ COPD। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।